सुलोचना बहू, सुलोचना बहू। जी 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 जी, आई माँ जी। जी माँ जी, अब मैंने क्या कर दिया? मेरे एक बेटे को तो तू खा गई, मेरे दूसरे बेटे को भी मारने का इरादा है क्या तेरा? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्यों, इतनी बेवकूफ तो नहीं है तू? तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? माँ जी, मैं आपका कहने का मतलब नहीं समझी। क्यों, तूने अपने देवर को कौन सी दवाई दे दी जिसे खा के उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई? मैंने तो उन्हें वही दवाई दी थी जो शालू ने मुझे देने के लिए बोली थी। तो तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों दीदी, अपने पति को मारने के बाद क्या मेरे पति को भी मारने का इरादा है तुम्हारा? चाची, ये क्या बोल रही हो आप? शीतू बेटा, तू चुप हो जा। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चे नहीं बीच में बात करते ना। वाह 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 वाह, क्या खूब ड्रामे करती हो भाभी आप। बच्चों को पीछे से अच्छे से सिखा पढ़ा के रखती हो और अब सामने ड्रामे कर रही हो। क्यों भाभी, मेरे पति को क्या जान से मारने का इरादा था आपका जो उन्हें गलत दवाई दे दी? शालू, मेरा यकीन करो, मैंने देवर जी को गलत दवाई नहीं दी। जो तुमने मुझे दवाई देने के लिए बोली थी मैंने तो वही दवाई दी थी उनको। तो आपके कहने का मतलब ये है भाभी हम सब यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं? अंदर जाके देखो अपने देवर की क्या कंडीशन हो गई है, कितनी तबीयत बिगड़ गई है उनकी। मुझे पता है चाची, आप सब लोग मिलकर मम्मी पे इल्जाम लगाते रहते हो ताकि मम्मी इस घर को छोड़ के चली जाए। देखा माँ जी, ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रही है, हमारे सबके खिलाफ भड़का रही है ये अपने बच्चों को। सुन रही हो ना माँ जी आप? और उसके बाद भी आप चुप हो? तुम लोग अब यहाँ पे झगड़ा ही करते रहोगे ये छोटे भैया को डॉक्टर को भी दिखाओगे? माँ, पहले भैया को डॉक्टर को दिखा दो, उसके बाद भाभी से आप सारी बातें करना। हाँ हाँ, चलो चलो, पहले परवीन को डॉक्टर को दिखा देते हैं। और हाँ सुलोचना बहू, तू बस दुआ कर कि परवीन को कुछ हो ना। अगर उसे कुछ हो गया ना फिर तू देखियो कि तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। माँ, तुम इन लोगों की इतनी बातें क्यों सुनती हो? कितना सुनाते हैं सब तुम्हें, उसके बाद भी तुम इस घर में रहती हो। कितनी बेइज्जती करते हैं आपकी सब। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि ये सब मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ताकि मैं इस घर से निकल जाऊँ, पर मेरे बच्चों ये सब मैं तुम्हारे लिए ही सह रही हूँ। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम दोनों बहुत पढ़ लिख जाओ और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो कहाँ जाएंगे? कम से कम यहाँ पे तुम पढ़ तो रहे हो, हमारे सिर पे छत तो है। पर माँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम दोनों की खातिर सब कुछ सह लूंगी। अब तुम जाओ अंदर और अपनी पढ़ाई करो। हे भगवान, आखिर तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? इनके जाने के बाद सब लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। आखिर मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी उन्हें? हे भगवान, मदद करो। हे भगवान, इस घर का माहौल तो दिन पे दिन बिगड़ता ही जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो मुझे अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना पड़े। कहाँ जाऊंगी आखिर मैं, क्या करूंगी मैं? हे प्रभु, रक्षा करो। बेटा प्रवीण, बेटा प्रवीण, आंखें खोल। देखा माँ जी आपने, देखा माँ जी आपने, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। जब से इन्होंने भाभी वाली दवाई खाई है तब से ऐसे बेहोश पड़े हुए हैं। शालू, माँ, अब तुम लोग परेशान मत हो, अब मैं ठीक हूँ। कैसे परेशान ना हो जी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? माँ, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ प्रवीण, अभी लेके आ रही हूँ। आपको तो जी किसी ड्रामे कंपनी में होना चाहिए था। क्या खूब एक्टिंग की है आपने, मजा ही आ गया आपकी एक्टिंग देख के। ये सब तुमसे ही तो सीख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे। और ये सब प्लान तुम्हारा ही तो था, भाभी को नीचा गिराने का। इससे अच्छा कोई प्लान हो ही नहीं सकता था। गजब प्लान था तुम्हारा। बस अब तुम वो ही करते रहो जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलती हूँ। बड़ी भाभी परेशान होके खुद ब खुद अपने दोनों बच्चों को लेके इस घर से निकल जाएगी। बस उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। बस अब माँ जी और बाबूजी का विश्वास और जीतना है। उनका विश्वास हमसे ना हटे, उनका पूरा विश्वास हम पे बना रहे। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अपनी एक्टिंग जारी रखो, तुम्हारी माँ बस आती होगी। ले बेटा, तेरे लिए सूप बना लाई हूँ मैं, इसे जल्दी जल्दी पी ले। लाओ माँ, दे दो। शालू बहू, अब तो प्रवीण ठीक है, अब तू क्यों रो रही है इतना? तू हिम्मत रख, प्रवीण को कुछ नहीं होगा। माँ जी अगर इनको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता माँ जी? अरे बहू, तू शुभ शुभ बोल, क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं होगा हमारे प्रवीण को। ये सब
जो भी कुछ हुआ है ना उस सुलोचना की वजह से हुआ है। मैं बस उसकी एक गलती का और इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन वो गलती मेरे हाथ में आ गई मैं उसे रहने नहीं दूंगी इस घर में। इसलिए ये रोने बिलखने से कुछ नहीं होता है। और तू प्रवीण का ध्यान रख, मैं भी आती हूँ। देखा तुमने मेरी एक्टिंग के जलवे। बस भाभी कुछ ही दिनों की मेहमान है अब इस घर में। भाभी का पत्ता कटने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब भाभी अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद हम माँ बाबूजी से इस प्रॉपर्टी के एक पेपर पे साइन करा देंगे। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। जैसे हम लोगों ने तुम्हारे बड़े भैया का पत्ता काटा था ना, ऐसे ही। चुप, ये बात किसी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। दीवारों के भी कान होते हैं, जानती हो ना तुम। दोबारा गलती से भी ये बात अपने मुंह से मत निकालना कि बड़े भैया को हमने मारा था। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई जी। ये क्या बोल दी मैं? आइंदा से जो भी कुछ मुंह से निकालो सोच समझ के निकाला करो। अगर गलती से किसी ने सुन लिया ना तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, समझी? आइंदा से जी मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और ये बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी कि बड़े भैया को मरवाने का प्लान मेरा था। बस अब अपने आगे के प्लान पे काम करो। अभी हमें सही समय का इंतजार करना है, हर कदम फूक फूक के रखना है। माँ, अब भैया की तबीयत कैसी है? साधना, इस बार तो बच गया है प्रवीण जैसे तैसे, पर क्या भरोसा अगली बार का कि सुलोचना फिर कौन सा प्लान बनाए और फिर उसे मारने की कोशिश करे। आप भी बड़ी भाभी को गलत समझती हो माँ। आप भी छोटे भैया और छोटी भाभी की बातों में आ रही हो। आजकल मैं देख रही हूँ तो सुलोचना और उसके बच्चों की बहुत हिमायती बनी हुई है। ऐसे लगता है जैसे उसने तेरे ऊपर कुछ काला जादू कर दिया है। माँ, मुझे ऐसा लगता है भैया की मौत के बाद हमें भाभी और उनके बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, पर हम उसका उल्टा ही कर रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं, उन्हें इस घर से निकलवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बल्कि हम, तुझे नहीं पता साधना, अगर वो इस घर में रही ना तो मेरे प्रवीण को दोबारा मारने की कोशिश कर सकती है, जो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ माँ कि आपको भी पूरा विश्वास है कि भाभी ने प्रवीण भैया को गलत दवाई दी थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। साधना, ये सुलोचना जितनी सीधी दिखाई देती है ना, ये उतनी है नहीं। इसे लग रहा होगा प्रवीण के तो बच्चे हैं नहीं, तो बस प्रवीण को साफ कर दो तो बाकी प्रॉपर्टी इसके बच्चों को मिल जाएगी, इसे मिल जाएगी। ये सब प्रॉपर्टी का खेल चल रहा है, तू नहीं समझेगी ना, इसलिए तुम मत बोला कर बीच में। मुझे इस बात का बहुत दुख है माँ कि आप भाभी को कभी समझ ही नहीं पाई। और तू जा देख, क्या इसने सुलोचना ने खाना बनाया नहीं? तेरे बाबूजी का भी खाने का टाइम हो गया है। ये सुलोचना तो मेरे गली की हड्डी बन गई है। ना तो इसे मैं उगल पा रही हूँ, ना इसे मैं निकल पा रही हूँ। इसका तो कुछ तगड़ा ही इंतजाम करना पड़ेगा। अभी तक तो किस्मत ने मेरा पूरा साथ दिया है, आगे भी किस्मत ऐसे साथ देती रहे तो मेरा पूरा काम बन जाए। पाए लागूं दीदी। जीती रहे रज्जो, खुश रह। रज्जो, तू अकेली आ गई? देवर जी कहाँ हैं? छोटी बहू, सोमवीर नहीं आया तेरे साथ? सोमवीर को भी ले आती तो अच्छा रहता, उससे भी मिलना हो जाता। भाई साहब, अब तुम्हारे छोटे भाई का तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता है। मैंने कहा भी था कि चल लो मिल लेना अपने बड़े भाई से, बोले कि ना तू चली जा, तो इसलिए फिर मैं ही आ गई। रज्जो, वैसे तो तूने ठीक किया कि तू अकेली आ गई, पर तेरे को देवर जी को उस घर में ऐसे अकेले नहीं छोड़ के आना चाहिए था। उस घर में? ये क्या बात कर रही हो दीदी आप? वो अपने ही घर में तो हैं। रज्जो, मैंने तो ये भी सुना है कि तूने बड़ी बहू और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया है। उस सुलोचना का तो तुम नाम भी मत लो दीदी, उस उल्टा ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। अगर वो इस घर में रहती ना दीदी तो मेरा प्रवीण जिंदा नहीं बचता। तुम्हें पता है प्रवीण को उसने जान से मारने की कोशिश की, एक बार नहीं 4 बार। हाँ, मुझे सब पता है, साधना से मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। फिर भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हो कि मैंने उसे उस घर से क्यों निकाल दिया? इतना सब होने के बाद भी मैं भला उसे उस घर में रखती? अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? अरे रज्जू, अपने आसपास ध्यान रखा कर क्या हो रहा है। इंसान को इतना कानों का कच्चा भी नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे अपना मन हल्का करने आई थी। मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग मुझे 4 बात सुनाओगे। मैं कभी नहीं आती अगर मुझे पता होता तो। रज्जू, तू खुद नहीं आई है, तुझे भेजा गया है यहाँ पे। तू कब समझेगी इस बात को? क्या मतलब है आपका इस बात से कि मुझे भेजा गया है? मैं अपने मन की खुद मालकिन हूँ, मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। देख, तू अभी हारी थकी आई है, तो भी आराम से बैठ, चाय फाय पी, और फिर जो मैं सवाल तेरे से पूछूंगी उनका हाँ या ना में जवाब दियो, ठीक है?
ये ले, तू पहले चाय पी, उसके बाद अपने दिमाग को शांत कर। और अब मुझे ये बता, तेरी बड़ी बहू कहाँ है? उसकी कोई खोज खबर है या नहीं? 2 बच्चों को लेके आखिर गई कहाँ वो? मैंने पता करवाया था प्रवीण से कि हमारे घर के बाद वो गई कहाँ, आखिर क्या कर रही है, कहीं ऐसा ना हो दोबारा लौट के आ जाए। तो प्रवीण बता रहा था कि कहीं रह रही है और ठीक ठाक रह रही है, अपना घरों में काम कर लेती है, बच्चों को ट्यूशन फ्यूशन दे लेती है, मतलब मेहनत मजदूरी करके खा पी रही है वो। पर ये तो गलत बात है, आखिर उस घर में बड़ी बहू का भी तो हिस्सा है। इतना सब कुछ होते हुए भी अब वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही है। हाँ जीजी, सुनने में तो यही आया है, पर अब ये है कि हमारे घर से दूर है, मेरा प्रवीण अब सुरक्षित है, अब जो मर्जी करे वो। अब मुझे तो ये बता कि प्रवीण ने फिर से किसी चीज पे दस्तखत तो नहीं लिए? अरे हाँ जीजी, दस्तखत तो लिए उसने। तूने वो पेपर पढ़े थे? क्या लिखा हुआ था उनमें? जीजी, पेपर तो इंग्लिश में थे, अब इंग्लिश तो आती नहीं है मेरे को। प्रवीण ही बता रहा था कि उसने कहीं जमीन खरीदी है मेरे नाम पे, इसीलिए मैंने दस्तखत कर दिए। बस यही तो गलती कर दी तूने, यही तो प्रवीण चाहता था। अब भगवान ना करे कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा सही हो। अब तू घर जा जल्दी और देख वहाँ जाके सब ठीक है या नहीं। हाँ जीजी, ये बात तो तुम सही कह रही हो, अब मुझे घर जाना चाहिए वापस। ठीक है जीजी, फिर मैं चलती हूँ। तेरी बड़ी बहू तो बेचारी वैसी किस्मत की मारी थी, वो तो इन लोगों की साजिश का शिकार हो गई। भरा पूरा घर होते हुए भी तेरी बड़ी बहू पता ना कहाँ भटक रही होगी। मुझे तो बहुत दुख लगा उसकी बात सोच के। माँ, कहाँ हो आप? शीतू बेटा, यही तो हूँ मैं, ड्राइंग रूम में, आजा। माँ, माँ, आज आपका सपना पूरा हो गया माँ। आप जो चाहती थी, आज आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो गई माँ। आज मैं वकील बन गई। शीतल बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? ये तो बहुत खुशी की बात है ना, मेरे दोनों बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हो गए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? आज के बाद हमारे दिन भी बदल जाएंगे माँ, अब आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। आज तुम्हारे पापा का सपना पूरा हो गया, उनके दोनों बच्चे कामयाब हो गए। ये तो आपकी ही तपस्या का फल है माँ। आपने हम दोनों के लिए क्या नहीं किया, आपने इतनी मेहनत की हम दोनों को पढ़ाने लिखाने के लिए, तो उसका फल तो भगवान को देना ही था ना। आज मेरे जीने का मकसद सफल हुआ, और क्या चाहिए मुझे इस जिंदगी से? मुझे इस जिंदगी से और कोई शिकायत नहीं है अब। पर माँ, जो चाचा चाची और दादा दादी ने हमारे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अपने गुस्से पे काबू रखो निशांत। निशांत सही कह रहा है माँ, जो उन लोगों ने हमारा अपमान किया, हमें बेइज्जत करके घर से निकाला, मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो बेटा, और तुम अपनी आगे की जिंदगी देखो, तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नहीं माँ, मैं तुम्हारे अपमान का बदला तो जरूर लूंगा। कीचड़ में जब पत्थर फेंकते हैं तो उसके छींटे हमारे दामन पे भी पड़ते हैं, इसलिए तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और उन सबको भूल जाओ। पर माँ, वो घर हमारे पापा का था, और अगर हमारे पापा का था तो हमारा भी तो घर हुआ ना वो, और हमें हमारे घर से ही निकाल दिया उन्होंने। थोड़े में ही गुजारा करना सीखो बच्चों, हमें बहुत की जरूरत नहीं है। रही बात हक की, तो तुम ये समझ लो हमने अपना हक उन्हें दान कर दिया। निशांत, क्यों इतना आग बबूला हो रहा है? शांत हो जा पहले तू। आपको पता है माँ, गरीब और बेसहारा बुजुर्गों के चेकअप के लिए कल मुझे एक ओल्ड एज होम जाना है, वृद्धाश्रम। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छे से मन लगा के अपना काम करना और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना सबका। माँ, कहाँ हैं आप? आ रही हूँ निशांत, किचन में हूँ मैं। जल्दी आओ माँ, देखो मैं किसको लाया हूँ अपने साथ। माँ जी, आप निशांत के साथ? सुलोचना बहू? मतलब ये मेरा पोता है, ये छोटा सा निशांत है, अब ये इतना बड़ा हो गया, डॉक्टर भी बन गया। क्यों लाया निशांत तूने यहाँ पे? इन्हें जहाँ से लेके आया है वहीं छोड़ के आ। माँ, मैं आपको सब बात बताऊंगा। आपको पता है ना, कुछ दिनों से मैं जा रहा हूँ बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, उनका चेकअप करने के लिए वृद्धाश्रम। तो दादी मुझे वहीं मिली, मैं वहीं से लेके आया हूँ दादी को। क्या? वृद्धाश्रम से? पर क्यों? परवीन के कहने पे जैसे मैंने तुझे घर से निकाल दिया, ऐसे ही परवीन ने मुझसे और तेरे बाबूजी से घर के कागजों पे दस्तखत करा के हमें घर से निकाल दिया। तब से हम दर दर भटक रहे थे, रोटी खाने के भी लाले थे। तब एक नेक इंसान ने हमें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। शायद भगवान को मुझ पे दया आ गई और निशांत वहाँ डॉक्टर बन के
सबका इलाज करने के लिए पहुंच गया और उसने मुझे वहां पहचान लिया और मुझे वो यहाँ ले आया। पर आप अकेली क्यों हो माँ? बाबूजी कहाँ हैं? अभी कुछ दिन पहले तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करा सकूं, और उसी के चलते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनका स्वर्गवास हो गया। सुलोचना बहू, मैं अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। बड़े बेटे के जाने के बाद अब परवीन ही मेरा सब कुछ था और मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैं ये भी ना देख पाई कि वो अपने घर को ही तोड़ रहा है, वो अपने घर के खिलाफ ही साजिश रच रहा है। परवीन इतना लालची था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पता है तुझे बहू, उसने साधना की भी शादी गांव के एक ठेठ बुड्ढे से कर दी। ये क्या कह रही हो माँ जी आप? ठेठ बुड्ढे के साथ? तो फिर माँ जी अभी कहाँ है साधना? दामाद जी का भी अभी कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया। मेरी साधना छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। आप चिंता नहीं करो माँ, देवर जी को उनके किए का दंड भगवान जरूर देगा। ऐसी प्रॉपर्टी भी किस काम की माँ, जिसने अपने ही अपनों के खिलाफ साजिश रचे? आग लगे ऐसी प्रॉपर्टी को। मेरे देवर और देवरानी ने उस प्रॉपर्टी के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, यकीन ही नहीं होता है माँ। माँ, जो चाचा चाची ने हम सबके साथ किया उसका दंड तो मैं उन्हें देके रहूंगा। तू शांत हो जा निशांत, गुस्से से किसी भी चीज का हल नहीं निकलता है। भगवान परवीन और उसकी बहू को उनके किए का दंड जरूर देगा, ये मेरी हाय है उन्हें। उन दोनों ने मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मैं और तेरे बाबूजी दर दर भटकते रहे, एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो गए हम। तुझे पता है कितनी बार तो मुझे और तेरे बाबूजी को ऐसे ही भूखे ही सोना पड़ जाता था। हमारे सिर पे छत भी नहीं थी। सर्दी में, गर्मी में हम ऐसे ही भटकते रहते थे सड़कों पे। माँ जी अब आप शांत हो जाओ, अब हम कर ही क्या सकते हैं? अब तो जो भी कुछ करेगा भगवान ही कर सकता है बस। परवीन चाचा को उनके किए का दंड मिल चुका है माँ। चाचू, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी मैं सारी बात बताऊंगी निशांत, तू शांत हो जा। पर शीतल बेटा, ये देवर जी तेरे साथ कैसे? माँ, चाचू ने जो हम सबके साथ किया उसका दंड भगवान इन्हें दे चुका है। इनका सब कुछ छीन लिया भगवान ने। क्या क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये दादी कि जिस पैसे के लिए चाचू भाग रहे थे, आज वो पैसा इनके किसी काम नहीं आया। किसी बाहर वाले ने चाचू का मकान कब्जा कर लिया और आज चाचू उसी मकान को छुड़ाने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और वो वाला केस इनका मैं ही लड़ रही हूँ। पर माँ, अभी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। चाचू आपको कुछ बताना चाहते हैं। भाभी, आप एक बार शालू से मिल लीजिए। वो दर्द से तड़प रही है भाभी, वो मर नहीं पा रही है। उसके प्राण शरीर छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। शायद वो कुछ सच बताना चाहती है आपको। एक बार आप मिल लीजिए भाभी, मेरी खातिर। वो आपके सामने अपना एक गुनाह कबूल करना चाहती है भाभी, बस आप एक बार मिल लीजिए उससे। माँ, मुझे लगता है आपको एक बार चाची से मिल लेना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जरूर मिलूंगी उससे। कहाँ है वो इस वक्त? देखो शालू, मैं किसे लेके आया हूँ अपने साथ? मेरे साथ सुलोचना भाभी आई है। तुम उनके सामने कुछ कहना चाहती हो ना? भाभी, भाभी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसका बदला भगवान ने मुझसे ले लिया। भाभी, जवानी के जोश में मैंने अपने और पराया का फर्क भुला दिया। भाभी, आज जो मैंने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, आज उसी में गिर गई। भाभी, मैंने आपके बच्चों का हक मारा भाभी, और बदले में भगवान ने मुझे निसंतान ही रहने दिया। मैं ही रह गई भाभी, मैं बांझ ही रह गई। आप मुझे आपके सामने अपना एक जघन्य अपराध कबूल करना है भाभी, तो शायद उसके बाद मैं चैन से मर सकूं। कैसा 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 अपराध? भाभी, भैया अपनी मौत नहीं मरे थे। मेरे कहने पे परवीन ने उन्हें मारा था। हम लोग उन्हें
खाने में धीमा धीमा जहर देते थे ताकि एक दिन उन्हें हार्ट अटैक हो जाए और वो मर जाए। उसके बाद परवीन को उनकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। क्या तुम दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए इतना बड़ा पाप किया? अपने ही बड़े भाई को मार दिया प्रवीण तुमने? अरे तुम एक बार बोलते तो सही मुझे, मैं तुम्हें ऐसे ही प्रॉपर्टी दान में दे देती। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो। वैसे तो इस गुनाह की कोई माफी नहीं है, पर आप बहुत अच्छी हो भाभी। एक बार माफ कर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। वैसे तो तुमने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है शालू, पर तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। धन्यवाद भाभी, अब मैं चैन से मर पाऊंगी। आप सबको मेरा अंतिम प्रणाम। शालू।